दुनिया भर के जो वित्तीय बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें एक बहुत पिकुलियर सिचुएशन, बड़ी विचित्र स्थिति बनी है। चीन को आप देखिए तो वो मंदी की तरफ जा रहा है बहुत बुरी तरीके से, और अमेरिका में ज़बरदस्त तेज़ी है। एक मंदी का बाज़ार, एक तेज़ी का बाज़ार। उसके बीच में क्या चल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि एक साथ दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि एक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी तेज़ी में, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी मंदी में, उसके बगल का जापान बहुत बड़ी तेज़ी में, उसके बगल का यूरोप मंदी में, और एक युद्ध भी चल रहा है। तो इसके बीच में दो तरह के लोग हैं, एक मंदी वाले, एक तेज़ी वाले। वॉरेन बुफे और माइकल बरी, इनको कुछ ऐसा मालूम है जो बैंक ऑफ अमेरिका के फंड मैनेजर्स को नहीं मालूम है, जो उनके सर्वे में बातचीत कर रहे थे। बैंक ऑफ अमेरिका के जो सर्वे किया, उसमें दुनिया भर का ग्लोबल सर्वे होता है, उसमें फंड मैनेजर्स ने कहा कि उन्होंने अपना कैश यानी पैसा और मार्केट में लगा दिया। वो बहुत बुलिश हैं मार्केट में। लेकिन दो बड़े दिग्गज फंड मैनेजर, जिनको वॉरेन बफेट या माइकल बरी कहते हैं, इन्होंने बिकवाली की है। वॉरेन बफेट ने जितना पिछले 3 महीने में नहीं खरीदा, उससे ज़्यादा $8 बिलियन का स्टॉक बेच दिया। उन्होंने चाइना को भी बेच के जापान पे पैसा लगाया था। और माइकल बरी ने एक बहुत बड़ी बेट ली, उनके शायद उनकी लाइफ की सबसे बड़ी बेट होगी, कि उन्होंने अपने फंड का 90% पैसा पुट ऑप्शन खरीदने में लगा दिया। वो पुट ऑप्शन कहाँ खरीदा उन्होंने? जो नैस्डैक और S&P के ट्रैकर फंड है, उस पर $1.6 बिलियन। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी बेट कोई आदमी कैसे ले सकता है? माइकल बरी इस बात के लिए बहुत फेमस है कि उन्होंने 2008 का सब प्राइम क्राइसिस प्रिडिक्ट किया था और वो सही हुआ था। लेकिन बहुत बार वो गलत भी पड़े। अभी उन्होंने फरवरी में कहा था कि मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट तो और चला गया, उससे बाद 20% 30% चला। सवाल ये नहीं है कि कौन कितनी बार गलत पड़ा, कौन कितनी बार सही पड़ रहा। सवाल ये है कि इस वक्त, इस जंक्शन में, जब एक तेज़ी का बाजार, एक मंदी का बाजार है, वहाँ पे बीच में ये क्या कर रहे हैं? इनको क्या ऐसा मालूम है जो पूरी दुनिया को, हमको, आपको नहीं मालूम है? इसको डिकोड करना ज़रूरी है, और बिल्कुल तथ्यों के आधार पर, कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं। फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट शायद ये हो सकता है कि पूरी दुनिया में जो चल रहा है उसमें चीन एक बड़ा प्लेयर है। सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, $17 ट्रिलियन की इनकी इकोनॉमी है। वो इकोनॉमी इस समय बहुत 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 बुरे दौर से गुजर रही है। वहाँ का मार्केट धराशायी है, वहाँ की कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, वहाँ की कंपनियाँ डिफ़ॉल्ट कर रही हैं। वहाँ की तीसरी बड़ी कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई है। एवरग्रांडे आपने सुना होगा, रियल एस्टेट कंपनी, उसने डिफ़ॉल्ट किया था लास्ट ईयर। इस साल भी वहाँ पे गार्डन सिटी गार्डन नाम की कंपनी थी जिसने डिफ़ॉल्ट किया, और जैंगजू करके एक कंपनी है, अगेन उसने डिफ़ॉल्ट किया। वो अपने बॉन्ड होल्डर्स को पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। इन्फ्लेशन वहाँ नीचे गिर रहा है, कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं, डिमांड नहीं आ रही है। लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो डिमांड जनरेट करें। क्यों नहीं है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत बुरी तरीके से गिरा है। जो चाइना से बहुत सारी यूनिट्स निकल के गई हैं, आपने सुना होगा, फॉक्सकॉन निकल के गया, इंडिया में आ गया, दूसरी जगह चले गए हैं, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट घट रहा है। कैसे घट रहा है? अंदाज़ देखिए आप। वहाँ पे ट्रैक जो करते हैं वो 18 से 24 साल के ब्रैकेट को देखते हैं, जॉब कैसे मिले। 21% है अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। भारत में लोग चिल्लाते रहते 7% पे, वहाँ 21% है। ये ऑफिशियल फिगर है। इस बार उन्होंने मना कर दिया कि फिगर ही नहीं देंगे। तो जब वो फिगर नहीं दे रहे तो अनऑफिशियली फिगर आने लगते हैं। 50% हाईएस्ट नंबर है। तो चीन की इकोनॉमी में एक्चुअली बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही है। दूसरी तरफ आप यूएस में आइए, सॉलिड जॉब ग्रोथ, इन्फ्लेशन कम करने के लिए 22 साल के हाईस्ट पे रेट पहुंचा दिए फेड ने, उसके बावजूद इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा। कोर इन्फ्लेशन अभी भी 4.5%, 4.89 के आसपास है। तो एक इकोनॉमी बूम कर रही है, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। दूसरी इकोनॉमी एकदम तबाही की स्थिति पे खड़ी हुई है। ये जो दो के बीच की डाइकॉटमी है ना, ये चिंता का कारण है। तो पहला रीज़न ये कि चीन में बहुत बुरी स्थिति है। क्या ये माइकल बरी और बुफेट को मालूम है, जो बाकी लोग देख रहे हैं लेकिन रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, या अभी डिनाइल मोड में है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको समझना चाहिए इस कारण को। हमें लगता है कि शायद वहाँ पे वॉर अब रूटीन हो गया है, कुछ कुछ होता रहता है, लेकिन नहीं। अब उसका परिणाम देखिए आप, दो रीज़न से, फूड इन्फ्लेशन और क्रूड।
फूड इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ा है। गेहूं के दाम, चावल के दाम, कॉफ़ी के दाम, चाय के दाम, सूरजमुखी के दाम, सोयाबीन के दाम, रबर के दाम सब बढ़े हुए हैं। जब हम फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ख़ासतौर पे एडिबल ऑयल और वीट मेन कोर्स, गेहूं के दाम 20% वर्ल्ड वाइड बढ़े हुए हैं। राइस के दाम इतने बढ़ गए कि अमेरिका में तो आपने देखा होगा लूटपाट के वीडियोस आए थे कि लोग 1-1 किलो चावल खरीद के स्टोर कर रहे थे, क्योंकि इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट बैन कर दिया है नॉन बासमती का, और इंडिया 40% वर्ल्ड का राइस एक्सपोर्ट करता है। तो फूड इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया। क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि वो यूक्रेन और रशिया के बीच का जो एक समंदर का रास्ता है जहाँ से शिप जाते थे उसको रोक दिया गया, वो करार ख़त्म कर दिया गया है। अब जो भी शिप जाती है उसको ड्रोन मार के वहीं नष्ट कर देते। अभी पिछले दिनों एक जहाज़ गिरा दिया था उन्होंने। तो उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया है। और क्रूड ऑयल देखिए आप, वो भी 90 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो वॉर भले ही आप रोज़ रिपोर्टिंग में ना देखते हो, लेकिन दरअसल उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है। दूसरा बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, जेमी डाइमन साहब जो JP मॉर्गन के CEO हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, वो कई बार पब्लिकली ये चिंता जता चुके हैं कि जो ये युद्ध चल रहा है ना, इससे थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, यानी परमाणु बम के लिए उत्सुकता, लालच या बहुत सारे टेस्ट या लोगों की धमकियाँ ये बढ़ रही हैं। और ये मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा इतना डर लग रहा है जियोपॉलिटिकली। ये बहुत ही ओवर स्टेटमेंट है, लेकिन इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बड़ा बैंकर ये कह रहा है तो दिक्कत हो सकती है। तीसरा जो रीज़न है वो ये है, US में क्या स्लो डाउन है जो इन दोनों महान लोगों को दिख रहा है, बाकी किसी को नहीं दिख रहा है। क्यों ये बात वो कह रहे हैं? क्योंकि देखिए वहाँ पे अब लोगों के पास पैसे कम हो रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। इकॉनमी बहुत तेज़ी में है। अभी रिसेंटली जो वहाँ पे हाउसिंग के नंबर्स आए हैं, बहुत बढ़िया नंबर आए हैं, एम्प्लॉयमेंट के नंबर अच्छे हैं। लेकिन अचानक से एक झटका लग सकता है, क्योंकि एजुकेशन लोन की सब्सिडी सरकार ने बंद कर दी है। वो झगड़ा हुआ दोनों दलों के बीच में, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में, और अब वो बंद कर दिया गया है। तो लोगों को अपनी जेब से देना पड़ेगा। इस बात की चिंता पब्लिक से ज़्यादा रिटेल कंपनीज़ ने की है। टारगेट ने अपने रिजल्ट की कमेंट्री में ये बात रखी कि उनको इस बात का डर है कि अब लोग होम लोन, अपना जो एजुकेशन लोन है, अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा पूरी तरीके उनको से। तो अब वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो करते थे वो उसमें कमी आएगी, तो आउटलुक गिर रहा है। तो क्या US में ग्रीन शूट्स पॉजिटिव टर्म है, लेकिन मंदी के ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं जो रीड कर रहे हैं लोग बिटवीन द लाइंस, ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं? तीसरा कारण ये। और चौथा कारण ये है आखिरी, बैंकों की स्थिति पूरी दुनिया में बहुत ख़राब हो रही है। US के आप बैंक देखिए, डाउनग्रेड हुआ फिच का, बड़े बैंकों की डाउनग्रेड की धमकी है क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं है। चाइना के बैंकों हमने बताया कि डिफ़ॉल्ट शुरू हो चुका है। सारी दुनिया में जो डेट है कोरोना काल में जो लिया गया है करेंसी प्रिंट करके, वो बहुत ज़्यादा पहुंच गया है। 15-17 ट्रिलियन डॉलर का लोन है US में, और उस लोन में $1 ट्रिलियन का केवल क्रेडिट कार्ड का लोन है। आप ये कह सकते हैं कि वो सर्विस इकोनॉमी है, वो ऐसे ही चलते हैं, लोन लेके दूसरा लोन चुकाते हैं। लेकिन एक समय आएगा जब आपको अपनी बैलेंस शीट को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चीन में भी यही हो रहा है कि बहुत पैसा झोंकने से बात बनी नहीं। कोरोना के समय उन्होंने बहुत पैसे झोंके, ब्याज दरें घटाई, लेकिन उससे बात बनी नहीं, क्योंकि करेंसी का प्रिंटिंग हमेशा आपकी प्रोडक्शन से कनेक्टेड होता है। आप उत्पादन भी दूसरे हिसाब से करें, खाली करेंसी छापने से इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे, तो वो हो रहा है। तो ये 4 फैक्टर हैं मुझे लगता है जो जिनके बीच में, यानी वॉरेन बुफे, माइकल बरी और दुनिया भर के फंड मैनेजर्स के बीच में, ये चार कारणों में से कोई कारण हो सकते हैं जो सिग्निफिकेंटली प्ले हो रहे हैं। अब भारत का बाजार इसमें से क्या रियलाइज़ करता है, क्या टेक अवे लेता है, ये हमें वक्त बताएगा। लेकिन मैंने सोचा आज आपके सामने ये चर्चा ज़रूर करनी चाहिए कि वॉरेन बुफे और माइकल बरी को ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता है। कोशिश की है जानने की।